हेलो क्लास 9th बच्चा पार्टी। तो बच्चों आपकी साइंस की न्यू बुक ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी है क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसने डाउनलोड नहीं की है जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश और साइंस सबकी पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके साइंस के चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है सेल, जिसको मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी भी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे कि मैम हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझना है इस न्यू बुक का। तो उसके लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आज की क्लास आपके लिए मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। आज की क्लास लेने वाले हैं मिस्टी। कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। आपकी मिस्टी मैम। मिस्टी, मिस्टी हेलो कर दो। हेलो हेलो। आप सबको लगता था कि मेरा नाम मिस्टी है, पर मेरा नाम मिस्टी नहीं है। मिस्टी है ये क्यूट सी छोटी सी शरारती सी लड़की। अब मिस्टी हमें बताएगी, मिस्टी हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से। किससे? सेल से। सेल से। और मुझे आप बताओगे आप लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। और ये पेन? नॉन लिविंग। और प्लांट्स? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। जब ये 3 इयर्स की गर्ल हमें इतनी साइंस बता सकती है, तो आप तो फिर भी ऑलरेडी साइंटिस्ट हो। आप 8 तक साइंस पढ़ के आए हो, लिटिल साइंटिस्ट ऑलरेडी बन चुके हो, तो आप तो ये पूरी साइंस की बुक ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी क्लास, जो कि आज लेने वाले हैं आपके तुषार सर। आइए सर। मेकअप लगाते हैं। हेलो। अब बाय कर दो स्टूडेंट को। बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट बाय क्लास मिस्टी। में। सर को भी बाय कर दो। बाय। पापा। ओ हेलो यंग साइंटिस्ट, मैं हूं तुषार गुप्ता, आपका न्यू साइंस एजुकेटर, और आज का हमारा चैप्टर है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाउ द थिंक इट ओवर। वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम? एक सेल कहां से आता है? How have technological interventions facilitated the creation of new knowledge in understanding the world beyond the naked eye? हमारे बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए, ठीक है, जिनके हेल्प से कुछ ऐसी चीजें फैसिलिटेट हुई, ओके, जो बेसिकली हमारी नेकेड आई के बियॉन्ड भी देख सकती हैं कुछ चीजें। हाउ इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? एक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसा होता है? हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई? एक सेल कैसे मल्टीप्लाई करता है? तो ये सब चीजें ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ये काफी वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, कि बहुत से साइंटिफिक कम्युनिटी से कि जो लाइफ थी कहां पे ओरिजिनेट हुई? हमारे वाटर में। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather in the oceans. कुछ ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जो बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है हमारी स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर ओरिजिनेट हुई है रेदर देन ओशंस। ऐसे स्मॉल वाटर्स के अंदर जहां पे इन्वायरमेंटल जो है चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कंडीशंस चेंज हो रही हैं। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरमेंट। हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं वो ऐसी एनवायरमेंट के एग्जाम्पल हैं। In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature, nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. हमारे यहाँ इंडिया में जो हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली की, ठीक है, जो लद्दाख के अंदर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और वो होता है नियरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वहां तक। और इवन ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक है कहां, किस कंडीशंस में? कोल्ड क्लाइमेट, बिल्कुल कोल्ड कंडीशंस के अंदर। ओके, these environmental conditions seems to be similar to those on the early earth about 3.5 billion years ago. और ये जितनी भी environmental conditions हैं वो बिल्कुल सेम सी लगती हैं जो अर्ली अर्थ के टाइम पे थी, जो
3.5 billion year ago था. Now the organism living in these hot springs are mostly heat living bacteria called the thermophiles which are unicellular. अब जो ऑर्गेनिज्म इन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, ओके, उनको मोस्टली वो हीट लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और उनका टर्म क्या होता है? थर्मोफाइल्स, जो एक यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर मींस एक सेल से बना हुआ, वन सेल. ओके. Scientists from the Birbal Sahani Institute of Palosciences, Lucknow, studied that these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. बेसिकली जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेसाइंस है लखनऊ के अंदर, उन्होंने स्टडीड किया हॉट स्प्रिंग्स को, ठीक है, और फाउंड आउट किया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जो फॉर्म्ड होता है रैपिडली अराउंड दैम. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barriers that define a cell. और ये जो deposits है उसने protect किया early organic molecules harmful radiation से, ठीक है, and extreme conditions से और harmful radiation, इन दोनों चीज से काफी protect किया. और उन्होंने help भी किया कि formation of पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि जो बैरियर, ऐसा बैरियर जो डिफाइन करता है बेसिकली एक सेल को. ऑल लिविंग सेल्स, बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सब सेल से ही मिलके बने हुए हैं. The cell represent the basic level at which the life exists. और सेल रिप्रेजेंट करता है जो सबसे बेसिक लेवल है किसी भी लाइफ का, एग्जिस्टेंस का एक सबसे बेसिक लेवल है, वही रिप्रेजेंट करता है एक सेल. Some organisms such as the bacteria or yeast contains only one type of cell, unicellular, while others like the plant, fish, birds or humans are made up of millions of cells, यानी कि multicellular that work together. बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर ईस्ट होते हैं जो केवल एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, यानी कि वो क्या है? यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, और सेल यानी कि एक सेल से मिलके. और दूसरा हो गए जैसे कि प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, हम भी, ठीक है, वो सब बनते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि मल्टी सेलुलर. ओके, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, तो जितने भी हो गए मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज्यादा हो गए, तो वो एक साथ वर्क करते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज. अब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम बोलते हैं कि वो एक फॉर्म करता है एक टिश्यू. ओके, नाउ डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन. अगर अलग अलग टिश्यूज मेरे जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएं तो वो कॉल्ड कहलाते हैं एक ऑर्गन. ऐसे ही सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन अगर साथ में काम करने लग जाएं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम. सच एज द नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे कि मेरे नेसल पोर्स हो गए, नेसल कैविटी हो गई, ट्रैकिया हो गए और लंग्स, ये सब फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये ऑर्गन है. ओके, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसकी वजह से मैं ब्रीद इन आउट कर सकता हूं. तो यहां पे हमने क्या देखा? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सबसे पहले सेल एक बेसिक यूनिट,
मल्टीपल सेल से बन के बना एक टिश्यू, ओके। इसी तरीके से मल्टीपल टिश्यूज से बन के मिला एक ऑर्गन, और इसी तरीके से मल्टीपल ऑर्गन अगर लगा दिए जाएं तो वो बन जाएगा एक ऑर्गन सिस्टम। Even when cells are organized into tissues, organs and organ systems, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organism. Even cells अगर organize कर दिए जाए tissues, organ और organ system में, still cell ही मेरा fundamental unit कहलाएगा, ठीक है, किसी भी living organism का। This makes us wonder how such tiny cells परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटी, और ये हमें काफी वंडर करता है कि कैसे एक छोटा सा टाइनी सेल भी परफॉर्म करता है बहुत सारी एक्टिविटीज। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक सेल के। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। डू सेल्स लिव फॉरएवर और दे डाई, क्या सेल हमेशा ही जीवित रहते हैं या फिर वो भी मरते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। और इस चैप्टर में हम ये सब ही आंसर्स ढूंढेंगे धीरे धीरे से, जैसे जैसे हम एंटर करेंगे इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल में। नाउ हाउ टू स्टडी द सेल्स। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? हम अपनी ह्यूमन आई की एबिलिटी को ऐसा क्या बोलेंगे कि दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट को या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम किस एबिलिटी से देख पाएंगे। इमेजिन two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which no longer can be seen as separate. सपोज हम इमेजिन करते हैं दो टाइनी डॉट्स हैं, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर पे दो टाइनी डॉट्स बनाए हमने, ठीक है। जैसे जैसे ये एक डॉट है, इसको हमने इस डायरेक्शन में बेसिकली इधर इस डायरेक्शन के में हमने इसको मूव कराना शुरू किया, ठीक है। नाउ एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां तक वो सेपरेट नहीं लगेंगे, एक ही इसी पॉइंट में ऐसा लगेगा कि दोनों डॉट्स मिल चुके हैं। When viewed from about 25 centimeter, the near point of the human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. तो अगर हम viewed करें 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है हमारे ह्यूमन आई का, ठीक है, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट द 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर तक जब तक वो दूर हैं 0.1 मिलीमीटर तक, तो उनको हम एज अ डिस्टिंक्ट मानेंगे हमारे नेकेड आई के बेसिस पे। ओके, अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। अदरवाइज हमारी नेकेड आई को वो दिखेगा कि वो सिंगल ही एक एंटिटी, सिंगल एंटिटी ही बन चुके हैं। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई विच इज 0.1 मिलीमीटर। और यही है बेसिकली मेरी लिमिट, हमारी ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन। ओके, वो क्या है? 0.1 मिलीमीटर। ओके, a cell is usually too small to be seen by the unaided eye. एक सेल अगर हम देखा जाए तो वो बहुत ही छोटा है कि हमारी नॉर्मल आई जो है, नेकेड आई, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अनएडेड आई, उसमें कोई एड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम देख पाए। जैसे कि इस फिगर में दिया गया है, इस फिगर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, अलग अलग उनके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीजें, जैसे कि रॉकेट हो गया जो 100 to 10 मीटर के रेंज में है, नीम ट्री हो गया, और इसी तरह से आप सेल देखोगे प्लांट और एनिमल सेल 100 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच में। नाउ दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल्स बायोलॉजिस्ट studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of the human eye. तो हम ये देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेल बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कैसे स्टडी किया
स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल्स का जो हमारी अनएडेड आई से तो देखा नहीं जा सकता और बहुत ज्यादा छोटे हैं कि हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है ह्यूमन आई की उससे भी कहीं गुना छोटा है वो। नाउ 8th क्लास के क्यूरियोसिटी चैप्टर 10 में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो अपनी 8th क्लास में जो पढ़ा था। You have learned about a convex lens. A convex lens or a combination of lens that is an objective lens and an eyepiece are used for the magnification of an object to make it appear larger. हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था वहां पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस होता है, जो यूज होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है उसको मैग्नीफाई करना है, ठीक है। कोई छोटा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डाला जाए तो वो मैग्नीफाई हो जाए, बड़ा हो जाए वो चीज, ओके। नाउ रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1605 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने बेसिकली सेल को ऑब्जर्व किया। किस ईयर में? 1665 के अंदर। वहां पे उन्होंने एक अपना ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। बेसिकली ये पॉइंट भी आपने क्यूरियोसिटी चैप्टर 2 में क्लास 8th में पढ़ा था। और ये जो उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था वो 200 to 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन कर सकता था। While examining a thin slice of cork, he observed the small box-like compartment and named them cells. जब उन्होंने एग्जामाइन कर रहे थे एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइस को वो एग्जामाइन कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर कि बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट वहां पे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि वो छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसी को उन्होंने बोला cells. Now in school laboratories, light microscopes are used to observe the objects. Basically हमारे स्कूल लैब्स के अंदर भी लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को यूजिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज जिनकी पावर 10x to 40x होती है, ओके, जिससे कि वो एक बेटर मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दे पाए विजिबल लाइट के अंदर। नाउ एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। हमें अब एक्सप्लोर करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिगर ये दे रखी है, ओके, इन योर स्कूल लैबोरेटरी एंड यूज इट टू ऑब्जर्व द फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज? माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक मैग्नीफाइड इमेज देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखने लगता है। नाउ क्या हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं उसका कि एक्चुअल साइज क्या होगा उसका? चलिए पहले माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है एक आईपीस जहां से आप बेसिकली देखते हो, ठीक है। नाउ कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है, ये एक बॉडी ट्यूब होती है, यहां पे ही मेरा प्रेजेंट होता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। यहां पे मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, इधर एक मेरा होता है ये मिरर, ये हैंडल हो गया और ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है जिसके हेल्प से मैं एडजस्ट कर सकता हूं उसका मैग्नीफाइंग। ये हो गया मेरा एक बेस। तो ये हो गया मेरा टोटल एक स्ट्रक्चर किसी भी एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप का जो आपके स्कूल में प्रेजेंट होता है। Now firstly, ready to go beyond. An electron microscope. Apart from the light microscope, scientists also use the powerful electron microscope that reveal the fine details of a cell structure. लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा साइंटिस्ट ने एक और माइक्रोस्कोप बना दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। वो और ज्यादा पावरफुल है और इवन फाइन स्टेजेज, ठीक है, फाइन डिटेल्स देख सकता है किसी भी एक सेल स्ट्रक्चर का। These instruments use a beam of electrons instead of light to produce the highly magnified images, allowing us to see the cell structure at the nanometer scale with remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. Basically ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ था
रेदर देन द लाइट, जिससे कि एक बेटर और ज्यादा हाईली मैग्निफाइड इमेजेस बनाई जा सके, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही सेल स्ट्रक्चर को और डीपली देखा जा सके, इवन इतना डीपली कि वो नैनोमीटर स्केल के अंदर होता है, और नैनोमीटर जो होता है वो 1 बिलियन होता है 1 मीटर के। ओके, now the activity 2.1, let us estimate the size of a cell. Now take a transparent ruler with millimeter mm marking. आपको सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसके अंदर मार्किंग मिलीमीटर्स में होनी चाहिए। ओके, now place the ruler on the stage of a microscope, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in mm. सबसे पहले आपको एक रूलर रखना है स्टेज पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर, आपको फोकस करना है एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू और ऑब्जर्व करना है कि क्या डायमीटर है सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू का आईपीस के थ्रू, और उसको किस में मेजर करना है, मिलीमीटर में मेजर करना है। नाउ कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 mm, मेजरिंग 5 into 1000 5000 माइक्रोमीटर। उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना है डायमीटर mm से माइक्रोमीटर में, ठीक है, mm ये है और माइक्रोमीटर ये है। सपोज डायमीटर जो है विजिबल फील्ड का 5 mm होता है। नाउ उसका क्या मतलब होगा, अगर हमें mm से माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मैं 1000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो 5 mm का मतलब हो गया 5000 माइक्रोमीटर। Now remove the ruler and place an onion peel side on the stage of the microscope. उसके बाद में रूलर को आपको रिमूव कर देना है और ऑनियन पील साइड को स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है। Focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view on one straight line. उसके बाद में फोकस करना है स्लाइड पे और काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो भी डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू में स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स आप उसमें काउंट कर सकते हो। नाउ एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। उसके बाद में आपको एस्टिमेट करना है रियल साइज एक फॉर्मूले के थ्रू। यूनिट कन्वर्जन है जो मैंने ऊपर बताया कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है। ओके, नाउ जो फॉर्मूला है ये है मेरा, जो एस्टिमेटेड साइज है ऑनियन पील का, बेसिकली ऑनियन सेल का, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड, जो भी डायमीटर है एक विजिबल फील्ड का माइक्रोमीटर में, और कितने नंबर ऑफ सेल्स जो मैंने अभी काउंट करे थे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसी डायमीटर के अलोंग पे। ओके, नाउ 25 cells are seen along the diameter. Suppose आपको 25 cells आप काउंट कर पाते हो एक डायमीटर के लाइन पे। Now in that case the size of one onion cells will be the 5000 micrometer divided by 25 means 200 micrometer. आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो यहां पे 5000 डिवाइड करोगे 25 से तो हमें क्या मिलेगा 200। अब इसमें यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होती है, पूरी ही मेरी साइंस में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 200 क्या है, एक माइक्रोमीटर। ओके, now if the estimate size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? अगर एस्टिमेटेड साइज एक ऑनियन पील सेल का 200 माइक्रोमीटर है तो कितना लाइट माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई कर रहा है सेल को, ठीक है। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये मैंने जैसे पहले बताया था कि जो भी टोटल मैग्निफिकेशन है एक माइक्रोस्कोप की वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, किसकी मैग्नीफाइंग पावर, आईपीस और
इसके ऑब्जेक्टिव लेंस की। If both the eyepiece and objective lens have the magnifying power of the 10x, then total magnification will be 100x. अगर हम देखें कि दोनों की ही मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 10x है, अगर जस्ट सपोज, तो हमारी दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 100x. This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear the 100 times larger. तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 माइक्रोमीटर का जो बेसिकली एस्टिमेटेड साइज हमने ऊपर निकाला था वो हमें 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा। Thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and in an essential tool for studying the cell structure. Thus, एक माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमें बेसिकली अलाउ करता है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्लियरली देख पाए, ठीक है, और एक एसेंशियल टूल बन जाता है कि हम उनकी स्टडी कर पाए। Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main factors: resolution, measure of clarity, contrast between the difference between the brightness between the various parts of the object, and the magnification. Basically, तीन पार्ट में, तीन चीजों में ऐसा इंप्रूवमेंट किया साइंटिस्ट ने। पहला है मेरा रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन क्या है? क्लैरिटी का मेजरमेंट, ओके। नाउ दूसरा है मेरा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? जो डिफरेंस होती है ब्राइटनेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव किया। और तीसरा हो गया मेरा मैग्निफिकेशन। अगर मैं मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा दूंगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट मुझे दिखने लगेगा। These improvements have turned the microscope into a powerful tool for studying cells. और बेसिकली इन तीन चीजों ने काफी इंप्रूव किया एक माइक्रोस्कोप से टोटल और ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाने में, जिससे स्टडी ऑफ द सेल्स काफी हम बेसिकली माइक्रोस्कोप से और ज्यादा हम कर पाए। You can see a picture of lower surface of the cloacia leaf observed under a scanning इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप एक पिक्चर देख सकते हो जिसमें दिखाया गया है लोअर सरफेस क्लोशिया लीफ की, जो स्कैन हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। आप इस पिक्चर को देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लोअर सरफेस ऑफ क्लोशिया लीफ, ठीक है, जिसके अंदर मेरा बेसिकली स्टोमेटा भी दिख रहा है, ओके। Next is the structure of a cell. You have learned that cells are organized into the specialized tissues and organs and collectively perform the specific function. तो आप ये ऑलरेडी अभी लर्न कर चुके हो कि सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स में, ठीक है, और वो कलेक्टिवली कोई फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स, they must be able to interact with one another and with their surroundings. अगर उन सेल्स को फंक्शन करना है एज अ यूनिट, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए कि वो इंटरेक्ट कर पाए एक दूसरे से और अपने आपस की सराउंडिंग से भी। These interactions occur at the cell boundary where substances move between the cells and their external environment. अब ये जो इंटरेक्शन होता है वो सब कुछ होता है एक सेल बाउंड्री के ऊपर, जहां पे सब्सटेंसेस मूव करते हैं बिटवीन द सेल्स। हो सकता है सेल्स के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल से एक्सटर्नल। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इवन एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर, ठीक है, वो भी एक्सचेंज करता है मटेरियल्स और रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट को, किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। नाउ द सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट कंटेंट्स। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है क्या? वो एक थिन बाउंड्री है, सराउंड्स, जो बेसिकली सेल को सराउंड करेगी और प्रोटेक्ट करेगी उसका जो भी कंटेंट है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है।
It defines the individuality of a cell and it's called the plasma membrane. वो बेसिकली इंडिविजुअलिटी जो होती है सेल की उसको डिफाइन करेगी और उसको हम बोलेंगे बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी. Okay, the cell membrane is selectively permeable, which means it allows some substances to pass through it while blocking others. तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सिलेक्टिव परमेबल होता है, वो अपने थ्रू कुछ सब्सटेंसेस को पास करने देता है लेकिन कुछ को वो ब्लॉक भी करता है, इसलिए मैं बोलूंगा उसको सिलेक्टिव परमेबल. You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of the alveoli in the lungs. How does the structure of the cell membranes in the cells of alveoli control the movement of substances across it? आपने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली मूव करता है थ्रू द मेम्ब्रेन्स इन द alveoli in the lungs. बट हाउ कैसे ये स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिकली एलोवेली के अंदर है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट. कैसे वो कंट्रोल करेगा कि इधर से जाना है कि आना है या किसको ब्लॉकेज करना है. नाउ द एक्टिविटी. With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into 2 pieces of roughly equal size. आपको किचन में जाना है, वहां पे किचन नाइफ की हेल्प से आपको एक पोटैटो को 2 पीसेस में कट करना है जिनका रफली इक्वल साइज ही हो. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल सा ही साइज हो. मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग द वेइंग बैलेंस. एक वेइंग बैलेंस की हेल्प से आप उनका इनिशियल वेट दोनों का ही मेजर कर लो. पुट 1 pieces of potato in a beaker A with the plain water. सबसे पहले आपको बीकर ए यानी कि ये इस बीकर के अंदर आपको प्लेन वाटर रखना है और एक पोटैटो का पीस रखना है. ओके. पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर बी विद 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन. बीकर बी ये है, इसके अंदर 20% सॉल्ट का भी सॉल्यूशन रख सकते हो या फिर आप शुगर का भी सॉल्यूशन रख सकते हो. ठीक है, 20% शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है और उसमें उस पोटैटो पीस का जो सेकंड वाला पोटैटो पीस था वो वहां पे डालना है. Now leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the piece. अब उन दोनों ही बीकर को आपको जस्ट अनडिस्टर्ब रखना है. ठीक है, या तो 1 घंटे के लिए या फिर हो सकता है कि उसके साइज में आप देखो कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है दोनों में, तो आप जब तक रख सकते हो. मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस. उसके बाद में मेजर करना है जो भी फाइनल वेट आया ईच पीस का. जो आपने इनिशियल एक वेट किया था ना, आपको एक फाइनल वेट को मेजर करना है. नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट. उसके बाद में इनिशियल और फाइनल दोनों के वेट के बीच में कितना डिफरेंस आया वो आपको देखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे ऑब्जर्व दैट बीकर ए द पोटैटो पीस swells, बीकर बी द पोटैटो पीस shrink. बीकर ए के अंदर आप देखोगे जिसमें केवल पानी रखा था, वहां पे तो जो पोटैटो पीस था वो स्वेल हो गया. ठीक है, बट बीकर बी जहां पे 20% ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन रखा था वहां पे पोटैटो पीस था वो श्रिंक आउट हो गया. ओके. नाउ व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन देयर वेट. तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या निकाला, क्या आपने आइडिया लगाया कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ. ठीक है, द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज व्हाइल द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज. तो जो वेट था बेसिकली स्वेल हो गया, तो बीकर ए के अंदर वेट बढ़ गया. ठीक है, बीकर ए के अंदर वेट बढ़ गया और जो वेट ऑफ द पोटैटो था वो वहां पे श्रिंक हो गया बीकर बी में, तो वो जो है वेट उसका डिक्रीज हो गया. दिस हैपेंस बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है ना पोटैटो की, उसने वाटर को तो अलाउ किया कि वो
इन और आउट कर सकता है सेल मेम्ब्रेन से, बट जो शुगर सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स ने उसको अलाउड नहीं किया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने इन मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं किया। नाउ water moves from an area with more water and less dilute solution to an area with less water and more solute concentrated solution until the concentration in the two areas becomes equal. water move करता है एक एरिया से जहां पे ज्यादा बेसिकली पानी है यानी कि एंड लेस सॉल्यूट है, यानी कि क्या है, वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, टू एन एरिया विद द लेसर वाटर और मोर सॉल्यूट यानी कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अंटिल जब तक कंसंट्रेशन दोनों ही एरियाज की लगभग इक्वल ना हो जाए। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। और इस बेसिकली को जो हमने ऊपर टर्म देखा उसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ऑस्मोसिस, कि ऐसा मूवमेंट ऑफ वाटर जो एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटीज dye spreading in water and 7.9 fragrance spreading in air in the grade 8 that particles of matter intermix due to difference in their concentration, also called the concentration gradient। आपने ऑलरेडी क्लास 8 में चैप्टर 7 में ये पढ़ा था, सॉरी यस चैप्टर 7 में ये पढ़ा था, एक्टिविटीज थी वहां पे 7.8 एक डाई स्प्रेडिंग इन वाटर और एक्टिविटी थी फ्रेगनेंस स्प्रेडिंग इन एयर, कि वहां पे डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, जो भी मिक्सचर बनाए हैं उनके अलग अलग डिफरेंसेस हैं कंसंट्रेशंस में, जो कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। नाउ diffusion is the net movement of particles from a higher to a lower concentration which occurs even without a membrane। अब diffusion जो होता है वो एक net movement होता है किसी भी पार्टिकल का, ओके, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की टुवर्ड्स, ज्यादा से कम की टुवर्ड्स में नेट मूवमेंट होता है जो बिना किसी मेम्ब्रेन की होता है। ओके, Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane। और osmosis जो है, ये osmosis ये एक डिफ्यूजन है वाटर का जो selectively permeable membrane के थ्रू हो रहा है। In plants, water from the soil enters the root cells by this process of osmosis। प्लांट्स के अंदर जो वाटर है सॉइल से एंटर कर पाता है रूट सेल्स में, वो किस प्रोसेस से होता है, वो मेरा ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। Now what if a cell is kept in a salt or sugar solution of different concentration। अगर एक सेल को हम कैप्ट करें सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन में, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इक्वल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का हम बोले तो वो एक बन जाता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, और उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। नाउ अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का वो लेसर देन हो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम वो ग्रेटर देन हो जाए सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो मेरे तीन टर्म्स होगा यहां पे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके, इक्वल है अगर दोनों का तो वो आइसोटोनिक, लेसर है मींस हाइपोटोनिक, और अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो वो हाइपरटोनिक। Now, structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers thick. 1 nanometer is equal to the
5 times 0 1 millimeter. It is made up of the lipids, fats and proteins. The fluid mosaic model explain its structure. ये बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, वो एक एक्सप्लेन करता है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये मेरा एक लिपिड बाइलेयर है, ओके, और बहुत सारे अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बताते हैं। ठीक है, यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, यानी कि 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक। ठीक है, 1 नैनोमीटर भी आपके 5 times 0 1 मिलीमीटर के बराबर है ना। अब ये मेड अप ऑफ क्या होते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? मेरे फैट्स के टाइप है, और प्रोटीन, और ये मेरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही एक्सप्लेन करता है। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, 2 layers of special fat molecules with water attracting head outwards and water repelling tail inwards, with proteins embedded in them. बेसिकली जो मेम्ब्रेन है उसके पास में एक लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और वो लिपिड बाइलेयर क्या चीज है? 2 लेयर्स हैं स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स की, जहां पे वाटर अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स आउटवर्ड और वाटर रिपेलिंग कर रहा है टेल टुवर्ड्स द इनवर्ड। ठीक है, वाटर अट्रैक्ट कर रहा है आउटवर्ड और वाटर रिपेल कर रहा है इनवर्ड, और उसके बीच में क्या है? प्रोटीन्स एम्बेडेड हो रखे हैं उनके बीच में। Now the molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid. अब जो molecules हैं वो मूव कर सकते हैं मेरे साइडवेज, फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं उन्हीं मेम्ब्रेन के बीच में, तो वो क्या हो गया? मेरा बेसिकली एक फ्लूइड हो गया। ओके, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक द गेट कीपर्स इन कीपिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। और प्रोटीन्स जो है, जो बेसिकली यहां है प्रोटीन्स, वो बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर एज ए गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, कि वो सब्सटेंसेस को, किन सब्सटेंसेस को पास करना है, किन को नहीं, उसकी तरह पे यहां पे गेट कीपर्स की तरह काम कर रहे हैं वो। Since the molecules are arranged like this in a mosaic, it is called the mosaic model. जो molecules हैं वो अरेंज हैं किसके टर्म्स में? एक मोजाइक के टर्म्स में, तो इसको हम बोलते हैं एक मोजाइक मॉडल। अब बेसिकली मोजाइक क्या है? मोजाइक कुछ एक कलरफुल स्टोन्स हो गए या फिर ग्लासेस हो गए, ठीक है, उनको टाइटली पैक करके अगर लगा दिया जाए, ओके, और उनकी एक इमेज बना दी जाए, ओके, तो उसको हम बोलेंगे मोजाइक। जैसे कि आप इस तरीके से कुछ कह सकते हो, ये कुछ कलरफुल स्टोन्स हैं, ठीक है, ये कुछ कलरफुल स्टोन्स इस तरीके से हैं, तो बेसिकली इस तरीके से टाइटली पैक करके बन जाए तो उसको हम बोल देंगे मोजाइक। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने सराउंडिंग्स और नेबरिंग सेल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से ही। ओके, however, cells of the plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. सेल बट बेसिकली प्लांट के अंदर और फंगाई और बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। व्हाट डू यू थिंक द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दीज सेल्स? आपको क्या लगता है कि क्या नेसेसिटी है सेल वॉल की? हमने ऑलरेडी क्लास 8 में ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। Now another activity, let us investigate. Now prepare the temporary slides of a thin peel of an onion leaf or a Rhyocradley lily leaf and mount it with safranine using the cover slip to observe the plant cells under the microscope. आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है? टेम्परेरी स्लाइड बनानी है थिन पील ऑफ ऑनियन लीफ की, या फिर आप ले सकते हो Rhyocradley लिली लीफ की, ठीक है, और उसको करना है माउंट एक सैफ्रनाइन के साथ में, कवर स्लिप के साथ में। वो बेसिकली वो क्या बना? एक प्लांट सेल बना, उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ द चीक सेल्स बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ द चीक विद अ कॉटन स्वैब और ब्लंट एंड ऑफ अ टूथपिक।
सिमिलरली आपको एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी है चीक सेल की, ठीक है। आपको अपना इनसाइड ऑफ द चीक को बेसिकली टूथपिक के हेल्प से भी आप उसका सेल ले सकते हो। Now spread the cheek cells on the clean glass slide, और चीक सेल्स जो आए उनको आपको स्प्रेड करना है ग्लास स्लाइड के ऊपर, बहुत जो क्लीन होनी चाहिए वो ग्लास स्लाइड। Now add a drop of water followed by a drop of methylene blue stain and carefully place a cover slip. उसके बाद में ड्रॉप ऑफ वाटर आपको वहां पे डालनी है, ठीक है, जिसके बाद में फॉलोड करना है मिथाइलाइन ब्लू स्टेन को और केयरफुली प्लेस करना है कवर स्लिप। यहां आपका जो सैफ्रनाइन था वो पिंक कलर का हो गया और यहां पे जो हो गया मिथाइलाइन ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना देगा। तो इस कलर से भी हम डिफरेंसेस थोड़ा सा पता कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व करना है मेरे को स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑनियन पील सेल्स or royal leaf cells are box shaped and regularly arranged, whereas the cheek cells are irregularly arranged. What do you think this difference exists? Basically आप देखोगे ये मेरा ऑनियन सेल है या फिर आप बोल सकते हो एक रोयो, ठीक है, उसका सेल है। ये मेरा चीक सेल है। ये मेरा काफी रेगुलर शेप है और बॉक्स टाइप शेप है, बट ये मेरा टोटली इररेगुलर शेप है। Okay. Now prepare 2 slides of the royal leaf peel and a human cheek cells again and put the 20% sugar solution on them. Observe them under a microscope after half an hour. What do you observe? आपको सिमिलरली 2 स्लाइड्स और बनानी है, सेम रॉयल लीफ पील की और ह्यूमन चीक सेल्स की अगेन, और उसके अंदर इस बार 20% शुगर सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है। नाउ ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंडर आफ्टर द हाफ एन आवर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड द स्पेस बिटवीन द inner and outer boundaries increases. You may observe that cheek cells on the other hand have shrunk considerably. इसमें आप ऑब्जर्व करोगे जो प्लांट सेल्स में, बेसिकली प्लांट सेल्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगी कि जो बाउंड्रीज है सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, वो तो सिमिलर है, ओके, वो बिल्कुल सेम ही है, बट जो उनका इनर कंटेंट है वो श्रिंक हो गया है और स्पेस जो है इनर और उनकी आउटर बाउंड्री यानी कि सेल वॉल और इनर के बीच में जो स्पेस है वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नाउ बट ऑब्जर्व करोगे कि जो चीक सेल्स हैं वो तो काफी श्रंक कंसिडरेबली हो चुके हैं। Now the next topic is cell wall, the outer covering of the cells. In general, plants cannot move from one place to place, so they need a rigid structure to withstand the environmental stress like the wind and rain. Generally हम बात करें प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे तो जा नहीं सकते हैं, ओके। नाउ अब उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए एक विदस्टैंड करने के लिए जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, अगर बहुत ज्यादा विंड वगैरह चल रही है तो देयरफॉर plant cells have an additional covering outside the cell membrane called the cell wall. Therefore, plant cells के पास में एक additional covering होती है सेल के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? Cell wall. The cell wall also helps the leaves and flowers remain the form and maintain their shapes and help plants stay the upright. Basically, cell also help करते हैं leaves और flowers को कि वो काफी फॉर्म रहें, ठीक है, और अपनी शेप को मेंटेन कर पाए हैं और प्लांट्स जो है वो खड़े रहें, विंड के बावजूद भी वो खड़े रहें। Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. Although वो rigid होते हैं, but cell wall जो होती है वो permeable है। उसका क्या मतलब है? जो भी वाटर या कुछ भी डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो पास हो सकते हैं उस सेल वॉल के थ्रू। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb the water and nutrients from the soil. जैसे selective permeability थी मेरी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, इसी तरीके से
परमेबिलिटी जो है सेल वॉल की वो हेल्प करती है प्लांट रूट्स को कि वो ऑब्जर्व कर पाए वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से। Now, when we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. जब आप एक रोयो लीफ या फिर ऑनियन पील सेल को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है, जो कि आपने अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था, वहां पे बेसिकली जो प्लांट सेल्स हैं वो लूज कर देते हैं वाटर। किस प्रोसेस के थ्रू? अभी ऑलरेडी हमने बताया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, however cells do not shrink in size because of their rigid cell wall maintain their shape, but वो श्रिंक नहीं होते अपने साइज में। ऐसा क्यों? सेल वॉल के कारण, क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल है जो उनकी शेप को मेंटेन करता है। The inner contents of a cell shrink as the cell membranes pull away from the cell wall. जो इनर कंटेंट है सेल का वो बेसिकली श्रिंक हो जाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पुल्स कर लेता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस शो दैट द सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट सेल रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। तो ये शो करता है कि जो मेरा बेसिकली सेल वॉल है वो हेल्प करता है प्लांट सेल को कि वो काफी हद तक रिमेन फर्म रह पाए अपने ओरिजिनल शेप में। नाउ animal cells such as the cheek cells do not have a cell wall. Therefore, when placed in the concentrated sugar solution, they lose water and shrink. Animal cells जैसे कि हमने देखा था ऊपर एक्सपेरिमेंट में, चीक सेल वो श्रिंक हो जाता है जैसे ही हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे, क्योंकि वाटर वो लूज कर देगा और वो श्रिंक हो जाएगा। Now, without a rigid cell wall, animal cells can change the shape easily. Rigid cell wall होती नहीं है एनिमल्स के पास में, इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर पाते हैं। This cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissues. ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है सेल वॉल ना देके एनिमल सेल्स को, वही है जो बेसिकली ओवरऑल मूवमेंट को सपोर्ट करती है या फिर कोई भी फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज को सपोर्ट करती है। The plant cell wall is primarily made up of cellulose, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. तो बेसिकली प्लांट सेल वॉल है वो प्राइमरीली मेड अप ऑफ होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्म हुआ है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को अगर हम लिंक करते हैं, आपस में लिंक कर देंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा जिसको हम सेलुलोज बोल सकते हैं। सेलुलोज इन आवर डाइट एक्ट एज अ रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन। और सेलुलोज जो होता है हमारे डाइट के अंदर एज अ रफेज वर्क करता है जो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। Some microorganisms like the fungi and bacteria also have a cell wall to provide the protection and structural support to their cell. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं प्लांट के अलावा, ठीक है, प्लांट तो होते ही हैं बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं ऐसे लाइक द फंगाई और बैक्टीरिया जहां पे सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को। Now the pause and ponder. What argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? आप क्या आर्गुमेंट दोगे इस चीज में कि नेसेसिटी क्या है सेल वॉल्स की? प्लांट सेल में ये यूजुअली फिक्स रहते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा पाते हैं, और दूसरी तरफ एनिमल्स में जो मूव कर पाते हैं इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। What consequences would you predict for a plant cell if its cell were to become as flexible as cell membrane? क्या consequences हो सकते हैं या फिर आप predict कर सकते हो ऐसे consequences अगर मेरा बेसिकली जो प्लांट सेल है जिसका प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बराबर ही उतना ही फ्लेक्सिबल हो जाए? Why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids? ऐसा क्यों important था
कि दो पोटैटो के हमने इक्वल साइज ही रखे थे और उनका इनिशियल वेट लिया था बिना किसी लिक्विड में डाले हुए। ओके, तो इन आंसर्स को आपको सोचना है और बताना है। नाउ द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। You have learned that most cells have three basic parts: a selectively permeable membrane called the plasma membrane, a semi-fluid jelly-like substance called the cytoplasm, and a prominent nucleus. आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के। ओके, एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेमी फ्लूइड है जो जिसका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके, इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सबसेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के पास में एक सेवरल सबसेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स, along with other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं बट वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। अगर हम देखें, एक ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल है ये मेरा, ओके, जिसके अंदर राइबोसोम है, एक न्यूक्लियोइड है, ओके, एक अपेंडेज है लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट देने के लिए उसको, ओके, सेल वॉल भी हो गया यहां पे। नाउ अगर हम देखेंगे एक टिपिकल प्लांट सेल को जिसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ग्रीननेस देने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसके अंदर, न्यूक्लियोइड्स भी है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो बेसिकली पावर हाउस होता है, और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ओके, और एक गोल्गी बॉडी भी है। और अगर हम देखें एनिमल, टिपिकल एनिमल सेल को, एक राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ओके, सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ होते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट में होता है सेम वही एनिमल में भी है, और साइटोप्लाज्म। Now study the given diagrams of a bacterial cell, plant cell and an animal cell. Observe the different structures present in each of them. आपको तीनों डायग्राम्स को स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है। Now record your observations, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है टेबल में। A bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. Organelles surrounded by their own membrane. Such cells are called the prokaryotic cells. बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स जो लैक करते हैं एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर मेम्ब्रेन माउंटेड विद ऑर्गेनेल्स, ओके, ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, सच सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ओके, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। In prokaryotic cells, most cellular activities takes place directly in the cytoplasm. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोस्टली जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगी या सेल के अंदर की एक्टिविटीज होंगी, वो सभी डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट, प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव a well defined nucleus and several membrane bound organelles. प्लांट और एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रास्टली आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। अब उसको मैं क्या बोलूंगा, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यू मींस द ट्रू और कैरियन मींस द न्यूक्लियस, मतलब उसके पास में एक ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो भी वेल डिफाइंड। मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of both prokaryotic and eukaryotic cells is given in table. तो दोनों का ही टेबल में दिया गया है।
ये टेबल आपको खुद से बनानी है। ऑब्जर्वेशन जो आपने पहले एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट सेल के बीच में देखी थी कि सेल मेम्ब्रेन क्या तीनों में होता है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो एक जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज है मेम्ब्रेन में, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सब किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं है। इसके अलावा भी कोई आपको बेसिकली पॉइंट लग रहा है टेबल में तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये कंपैरिजन है मेरा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में, जहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। डायमीटर जो होता है टिपिकल सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है और यूकैरियोटिक सेल का 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म यूजुअली वो एक सेल से मिलकर ही बना है और यूकैरियोटिक जो है वो एक या ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वहां पे एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वो भी एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में वो चीज प्रेजेंट होगी। Now, which of the cells given in figure 2.10 fall under the categories of the prokaryotic and eukaryotic cells? जो basically figure 2.10 में दे रखा है वो किस कैटेगरी में फॉल होगा, कि वो प्रोकैरियोटिक में होगा या फिर एक यूकैरियोटिक के अंदर होगा। Now, ready to go beyond? In eukaryotic cells, a network of fine fibers form the cytoskeleton, which provides the structural support, maintains the well shape, and enables the cell movement and internal transport. यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का वो फॉर्म करता है एक साइटोस्केलेटन, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है मेरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन्स करता है सेल शेप और इनेबल्स करता है सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। ओके, it is visible only under a electron microscope as a separate entity, और वो यूजुअली विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही एज अ सेपरेट एंटिटी। द साइटोप्लाज्म में also store the starch in plant cell or crystals of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as the cell inclusions. जो बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है वो स्टोर करता है स्टार्च, प्लांट सेल्स में ही स्टार्च प्रेजेंट होता है, ओके, या फिर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका, वो भी कुछ प्लांट सेल्स में होता है और इनको हम क्या बोलेंगे, सेल इंक्लूजन्स। तो मेरे यंग साइंटिस्ट, ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है और बड़े वीडियो तो आपको वैसे भी बहुत बोरिंग लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को बेसिकली 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। पहले पार्ट में यहां तक कवर हो गया है, सेकंड पार्ट में जल्दी ही लेके आऊंगा। तो जब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, ओके, और जो भी आपको डाउट लगता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है बायो में, उसमें आप डाल सकते हो अपने जो भी क्वेरी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल।